students, welcome to OL Experts. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So we had begun with the chapter Why Do We Fall Ill? और already हम बात कर चुके हैं as to what is the difference between being healthy and being diseased. Today we are going to be talking about the various causes which are actually responsible for causing infection as well as diseases in healthy individuals. So first of all, if we talk about the causes of disease, well, let me tell you, बहुत अलग अलग levels होते हैं of cause of disease. Like for example, अगर एक particular kid को बहुत vomiting हो रही है, तो अगर हम उसको analyze करें, we look at the signs as to what is causing that disease, तो generally हम लोग ये बोलेंगे there is certain kind of pathogen, certain germs जो कि infection cause कर रहे हैं and उसकी वजह से हमें ये signs और symptoms दिखाई दे रहे हैं. बट ये जर्म्स और बैक्टीरिया कहाँ से आए हैं? वेल, दे मे हैव कम फ्रॉम अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर या गंदा पानी जो उस किड को दिया गया हो, राइट? नाउ पॉसिबिलिटी ये भी है कि अलॉन्ग विद दैट किड देयर आर सेवरल अदर किड्स हु हैव गॉट दैट अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट? लेकिन मे बी उन किड्स पर उतना असर नहीं हो रहा है दैट इज सीन ऑन दिस पर्टिकुलर किड हु इज डिजीज्ड एंड हु इज शोइंग दीज साइंस. तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि बाकी के किड्स आर कंपैरेटिवली हेल्दी व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशियस फूड और फाइनेंशियल सपोर्ट. फॉर एग्जांपल, उन्हें डॉक्टर से वैक्सीन्स मिलते आ रहे हैं एंड दे आर क्वाइट इम्यून टू दीज काइंड ऑफ बैक्टीरिया. लेकिन द किड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और जो डिजीज्ड है उसको पुअर नरिशमेंट मिल रहा है, पुअर काइंड ऑफ फूड मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी उतनी हेल्दी नहीं है कि वो इन्फेक्शन को फेंड ऑफ कर सके. सो एज सच जब भी हम कॉजेज की बात करते हैं डिजीज के, वी आर टॉकिंग अबाउट सेवरल लेवल्स. सबसे इमीडिएट लेवल जो हो जाता है वो तो होता है द पैथोजेंस विच माइट एंटर इनटू आवर बॉडी एंड दे मे कॉज डिजीज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉज ऑफ डिजीज, हम इसको एक्चुअली दो लेवल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टॉक अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, लाइक अगर हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई ऑर्गन का मैल फंक्शनिंग हो रही है, या फिर हमारे जीन से रिलेटेड हमें कोई डिसऑर्डर है. सो दीज आर इन फैक्ट द इंटरनल कॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डिजीजेस. जबकि एक्सटर्नल कॉजेज भी हो सकते हैं, एज इन हाउ आवर एनवायरमेंट इज वर्किंग टूवर्ड्स कॉजिंग डिजीजेस और for us being healthy. Like for example, अगर unhealthy diet और lifestyle हम लोग अपनाते हैं तो जनरली हम लोग मोटापा देखते हैं कि लोगों में मोटापा आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, राइट? इफ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ जंक फूड वी मे बिकम ओबीस. Pathogens in the external environment are obviously a factor which will cause diseases, and a lot of pollution in the environment is also causing a lot of impairments, causing a lot of infections in us, in several other organisms, right? So these are the external factors जो कि diseases cause कर सकते हैं. Now since we have talked about the immediate cause यानी कि pathogens की entry हमारी body के अंदर, there can also be contributory causes जो contribute करते हैं to the disease in itself. Like for example, there may be pathogens which might have entered into a lot of human beings, लेकिन इन्फेक्शन या डिजीज वो किन्हीं 2 या 3 में शो कर रहे हैं. ऐसा तब होता है जब इन ह्यूमन बींग्स में देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डिजीज सच दैट दे मेक द ह्यूमन बींग ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. द सेकेंडरी फैक्टर्स which I am talking about or the contributory cause are those causes which may lead to an increased susceptibility to a disease in certain people. They include poor diet, unhealthy lifestyle, etc. तो for example, अगर कोई human being he is having a lot of junk food and he is not acquiring good food, good nutrients, तो उसकी body का immune system इतना healthy नहीं होगा, इतना strong नहीं होगा कि minor infections को भी fight off कर सके. And obviously he is going to go ahead and show the disease. So here we talked about the various categories or various levels जो कि disease को cause कर सकते हैं. Now when we talk about the pathogens causing disease and being transmitted, तो diseases को हम दो अलग अलग तरीकों से categorize कर सकते हैं. We can categorize them into non-infectious and infectious diseases. Non-infectious diseases are those which generally cannot spread from one individual to another, and these are also called as non-communicable diseases.
यूजुअली दीज डिजीजेज आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन, यानी कि कोई और फैक्टर होगा जो इन डिजीजेस को कॉज करेगा, कोई और फैक्टर जो कि हमारी खुद की बॉडी में होता है, इंट्रिंसिक होता है या इंटरनल होता है। ट्रांसमिशन इज एब्सेंट। हाउएवर हेरिडिटरी डिजीजेस में ये देखा गया है, इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन। एग्जाम्पल्स क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, जैसे जिन लोगों का एक्सेस वेट हो जाता है, जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी बहुत होती है, उनके केस में जनरली ऐसा देखा गया है, दे मे सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एंड सब्सिक्वेंटली हार्ट डिजीजेस। देन देयर इज ऑल्सो कैंसर। जेनेटिकली भी कुछ कैंसर्स ऐसे स्पेसिफाइड होते हैं जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स से मिलकर कंबाइन कर कर एज सच किसी ऑर्गेनिज्म में कैंसर कॉज कर सकते हैं। However, they are not transmissible from one person to the next. Now, when we talk about infectious diseases, this is just the opposite of the non-communicable diseases. इसको communicable या transmissible disease भी बोला जाता है because they can be transferred from one infected person to a healthy person. और ये करता कौन है? These are caused by pathogens, right? So these diseases are caused by external or extrinsic factors. ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो अकर करता है, इट इज़ यूजुअली थ्रू अ मीडियम या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। मीडियम जनरली इंक्लूड करता है एयर, वाटर, वेक्टर्स। वेक्टर्स आर ऑर्गेनिजम्स जो कि कैरी कर सकते हैं पैथोजेंस को फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। वन सच वेक्टर विच इज़ वेरी कॉमन इज द हाउस फ्लाई। अनदर वेक्टर इज द मस्कीटो। वेक्टर्स के बारे में भी हम आगे और जाकर पढ़ेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। However, अगर हम कम्युनिटी में हाइजीन मेंटेन करें, हमारे एनवायरनमेंट में हाइजीनिक कंडीशंस हो, सैनिटेशन प्रॉपर हो, we can actually reduce the incidences of infectious diseases. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, ऑल दीज आर communicable diseases. Now, there's an interesting story about the peptic ulcers. ट्रेडिशनली ऐसे बिलीव किया जाता था कि पेप्टिक अल्सर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से या फिर पुअर लिविंग कंडीशंस और लाइफस्टाइल की वजह से पेप्टिक अल्सर्स कॉज होते हैं। दे एक्चुअली यूज टू कॉज एन एसिडिटी लाइक पेन, और इनिशियली तो इनका क्योर भी नहीं था। इट यूज टू लीड टू अ क्रॉनिक डिसेबलिंग कंडीशन इन द ह्यूमंस जिसमें ये होते थे। हाउएवर, two Australians by the name of Barry J. Marshall and J. Robin Warren were actually awarded Nobel Prize in 2005 in philosophy and medicine for discovering the bacteria which actually causes peptic ulcers. तो basically हुआ क्या था? Warren during the checking of his patients he discovered कि बहुत सारे patients जो कि peptic ulcers का शिकार थे, उनमें उनके स्टमक के नीचे के साइड there were curved bacteria which were present. Right, and later on Marshall, he was a young clinical fellow who became very interested in the findings of Warren, और उन्होंने इस बैक्टीरिया को कल्टिवेट करा outside of the body, and that is how they were able to find the cure. They were able to find out कि अगर इन बैक्टीरिया को स्टमक के अंदर मार दिया जाए तो अल्सर्स पे काबू पाया जा सकता है. So that is why basically they found out about the cure of the peptic ulcers as well as the bacteria which causes it, which is known as Heliobacter pylori, and further were awarded Nobel Prize for the same efforts. बेसिकली ये बैक्टीरिया करता क्या है? द बैक्टीरिया इट वीकन्स द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से जो एसिड सेक्रीट होता है स्टमक में, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक ऑल्सो एट टाइम्स, तो इट गेट्स थ्रू द इनर सेंसिटिव लाइनिंग ऑफ द स्टमक, एंड दैट इज हाउ सोरनेस occurs, oftentimes bleeding used to occur in the case of peptic ulcers. So this was actually a major discovery, a major contribution in the field of medicine. Now there are various infectious agents or pathogens which may cause disease. They are classified into various groups such as viruses, bacteria, protozoa, worms and funguses. Let us look at each of these groups. So first of all, if we talk about viruses, viruses को intermediate बोला जाता है between living and non-living. That is because जब ये organism की body के outside होता है तो it is not in the living condition. It is in crystalline form in fact. A virus is microorganism which is always pathogenic in nature. That is because जैसे ही ये किसी living organism की body में enter करता है,
it takes over the machinery of that living organism, of the cell of those living organisms, and अपना genetic material replicate करने लगता है. So basically अपना material बनाने लगता है, and in turn जिस भी organism या host के अंदर ये आया होता है उसको harm पहुंचाता है या disease cause करता है. Therefore they enter the host cell, replicate, and in the process they generally destroy the host cell. A few of the common diseases which are spread by viruses are cold, influenza, dengue fever, AIDS, etc. In the picture you can also see the SARS virus coming out of the surface of an infected cells. Then there is the bacterial group. Bacterial microorganisms are found almost everywhere in the environment. Not all bacteria are however harmful as pathogens, क्योंकि हम लोग already पढ़ चुके हैं bacteria useful भी होते हैं. There are bacteria which are beneficial in terms that they allow for easy digestion, extracting antibiotics from them. They also help in nitrogen fixation. कितने सारे useful products हैं industries में, household में जो हम use करते हैं और वो bacteria से हमें मिलते हैं. However, there are various diseases also which the bacteria cause, such as typhoid fever, cholera, tuberculosis, anthrax, etc. Even in the animals as well as plants, bacterial infections are common. Staphylococcus bacteria, which is actually responsible for skin conditions such as acne and pimples, is what is shown here in the picture. Then there is the other group, which is fungus. Fungi are a group of organisms which are eukaryotic in nature and are saprophytic in nutrition, meaning they feed on dead and decaying matter. They could either be unicellular or they can also be multicellular. Common जो skin infections होते हैं in human beings, they are generally caused by the fungus. For example, ringworm, nail infection, जिसको हम लोग common भाषा में दाद बोलते हैं, वो भी actually fungus से cause होता है. As you can see here in the picture, this is a picture of Taenia purpuris, the ringworm fungus, and below is a picture of how the ringworm looks on the body of an individual. The other group here is protozoa. Protozoa जो होते हैं वो single celled organisms होते हैं. They come in various different shapes and sizes and may live in a variety of moist habitats, including freshwater, marine environments, and even the soil. अलग अलग टाइप के भी होते हैं प्रोटोजोआ. Some they can change their shape, some are definite in their shape. Like for example, paramecium is a definite slipper shaped protozoa, whereas amoeba, as you may have heard about, it can change its shape to accommodate in very small spaces also. Certain pathogenic protozoans are also there which cause familiar diseases, जैसे मलेरिया के बारे में सुना होगा, काला आजार के बारे में सुना होगा. These are pathogenic diseases which are caused by protozoa. Their life cycle often includes more than one host, a vector in fact, and which is very common in case of malaria. Female Anopheles mosquito is what causes the transmission of malaria from an infected person to a healthy person. तो यहाँ पे दो examples दिए हुए हैं. Trypanosoma is a protozoa which causes the disease sleeping sickness, and Leishmania is the causal organism of Kala Azar. There are certain worms also in the helminthic group which are pathogenic in nature and may parasitize a host, and they may cause diseases. Worms में both type के worms include करते हैं. There are the roundworms as well as the flatworms. तो दो अलग अलग groups होते हैं जो मिलकर pathogenic worms बनाते हैं. Diseases like filariasis, जिसको हम लोग elephantiasis भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो lymph nodes होते हैं वो काफ़ी बढ़ गए होते हैं. As you can see here in the picture, कैसे human being के पैर बहुत ज़्यादा swell कर जाते हैं, inclusive of all other organs जहाँ पर lymph nodes as such present होते हैं. There is collection of lymph fluid, जिसकी वजह से generally the lower region it swells up, even हाथ swell कर जाते हैं, right? So these are diseases which are caused by the pathogenic worms. Then there is also ascariasis and other intestinal worm infections are caused. Generally ये हमारे gut lining को infect करते हैं, because of which the diseased individual may experience diarrhea, vomiting, etc. Now, if we have to talk about the treatment of these diseases, we should also know the characteristics of pathogens. ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब हमें ये पता होगा कि कौन से पैथोजन ने डिजीज कॉज की है, हाउ दैट डिजीज केम टू बी एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर ह्यूमन,
कौन से कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, एज वेल एज जो भी पैथोजन उस डिजीज को कॉज कर रहा है उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टैकल दैट पर्टिकुलर पैथोजन. सो लाइक फॉर एग्जांपल वायरसेस जो होते हैं, हमें पता है कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी दे आर नॉन लिविंग, हाउएवर इनसाइड ऑफ द बॉडी दे रेप्लिकेट एंड टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट. सो दे जनरली लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी. जबकि बैक्टीरिया के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. बैक्टीरिया जनरली डज नॉट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, राइट. वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगसेस ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं. दे यूज़ एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेल मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. हाउएवर जब हम वर्म्स की बात करते हैं वो इन सब के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेता है टू मल्टीप्लाई. सो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन देयर multiplication rate, we can actually tackle these organisms, as well as अगर हमें पता हो कौन से organs से specifically ये attached हैं, we can obviously bring about a better treatment and efficient treatment plan. So differences क्या होते हैं treatments में whenever we consider so many groups जो कि pathogenic हो सकते हैं. Well, taxonomically all microbial groups show different characteristics. ये हमने अभी पढ़ ही लिया कि सभी के अलग अलग characteristics होते हैं. Now drugs that may block a life process in a certain bacteria वो बाकी सारे बैक्टीरियल ग्रुप्स के लिए भी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि जाहिर से बात है जो बैक्टीरियल ग्रुप में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, they will be in the same bacterial group, they may share similarities among them, however they are very different from viruses or fungus, right. So जो भी ड्रग एज सच हम बैक्टीरिया के लिए यूज कर रहे हैं वही ड्रग हम और वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया के लिए या और स्ट्रेन्स जो होते हैं बैक्टीरिया के लिए उनके लिए भी एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हैं. However, can this same drug be actually utilized for the fungal group or for the viral group? Well, actually no. फॉर एग्जाम्पल अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें, एंटीबायोटिक्स जनरली क्या करते हैं, जो भी बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं बैक्टीरिया के, उनको ब्लॉक कर देते हैं. अब यही बायोकेमिकल पाथवेज या मेटाबॉलिक पाथवेज हर बैक्टीरिया में सिमिलर होंगे, राइट. So there is a wide strain of bacteria that can be actually tackled by these antibiotics. However, जब हम viruses की बात करते हैं, obvious सी बात है उनमें यही biochemical pathways नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एंटीबायोटिक्स वायरसेस के लिए इनफेक्टिव हो जाती हैं. So that is why it is extremely important to know the characteristic of the pathogen which is causing the disease and accordingly chalk out a treatment plan which will be efficient and effective. Like for example हमने antibiotics की बात करी, so let us look at the working of penicillin. Penicillin, which was actually the first antibiotic which was discovered. It was discovered by Alexander Fleming. It is extracted from Penicillium notatum, which is a kind of fungus, right? और ये work करती है on bacterial strains. So antibiotics they are generally used to block the growth of bacteria. अब देखो बैक्टीरिया जो होते हैं जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली एक सेल वॉल क्रिएट कर लेते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको रेजिस्टेंस देता है. पेनिसिलिन क्या करता है? पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल. जाहिर सी बात है जब सेल वॉल नहीं बन पाएगा, देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, देयर विल बी नो प्रोटेक्शन, द बैक्टीरिया दे डाई वेरी इजली. And that is how penicillin can work on actually a wide strain of bacteria. However, it is not effective in fighting viral infections. So that was all for this particular lecture. We'll meet again in the next class wherein we are going to discuss more about diseases, how they can spread and what is their mode of transmission. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.